हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। भारत भूगोल की कक्षा में जो है आज हम भारत के भौतिक प्रदेश देख रहे हैं और उनमें से जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है उत्तर का विशाल मैदान। दोस्तों, उत्तर का विशाल मैदान जो है एक बड़ा टॉपिक है, परंतु आज जो है मैं पूरा का पूरा बहुत कम समय में आपको ये पूरा करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं समय को महत्वपूर्ण मानते हुए। फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक समझिएगा, पूरी क्लास अंत तक देखिएगा। यदि समझ में नहीं आए ना तो फिर कमेंट पे बता दीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में न आए। बस ध्यानपूर्वक क्लास को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, उत्तर का विशाल मैदान, थोड़ा सा अगर आप कहीं पर मुझे मैप मिल जाए तो मैं बता दूं। बहुत बेटर तरीके से समझा दूंगा। चलिए थोड़ा सा देखिएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, आपका भारत का जो है मानचित्र है, जो बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है लेकिन समझाने के लिए काफी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर साइड में क्या पाई जाती है, पहाड़ी पाई जाती है, बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। इन पर्वतों से क्या आती है, नदियां निकल करके आती हैं। और नदियां निकल करके आती हैं तो अपने साथ में क्या लेकर के आती हैं, मलबा लेकर के आती हैं। और वो मलबा का क्या कर देती हैं दोस्तों, यहाँ पर जमाव कर देती हैं। तो जहां से नदियां निकलती हैं वहीं पर जमाव कर देती हैं। यही क्या है, उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में मैदानों का निर्माण हो जाता है, जैसे कि विभिन्न कलर से देख रहे हैं। अभी सबको जो है एक बारी बारी समझाऊंगा। यकीन मानिए एक भी फैक्ट आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आपने देखा ये है मैदान। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा मैदान क्या होता है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। वनडे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पूछ जाते हैं। तो उन फैक्टों को समाहित करने के लिए जो है मैं भाषा भी बनाई हुई है। और चलिए देखते हैं, सब कुछ देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब उत्तर के मैदान की हम बात करते हैं तो इसको दो भागों में, लेकिन दोस्तों एक इससे पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिएगा। और अभी मत करिएगा, जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ आप जो मतलब मेहनत लगी हुई है, कुछ समझाने में कुछ काबिलियत है, तो फ्रेंड्स तब करिएगा। अभी मत करिएगा, अभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर अंत में समझ में आ जाए तब करिएगा, पसंद आ जाए तब करिएगा। अंत तक कमेंट में भी बता दीजिएगा भाई हमें समझ में नहीं आया है इसलिए नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो इसको दो प्रकार हैं। एक तो हम बांटते हैं किस आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, मतलब कि कौन से राज्य में कौन सा मैदान है तो प्रदेशों के आधार पर बांट देते हैं। तो ये प्रादेशिक आधार पर हो गया। प्रादेशिक आधार पर से कितने भागों में बांटा जाता है, चार भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से है वो चार भाग। पहला है आपका पंजाब का मैदान, और दूसरा कौन सा है, राजस्थान का मैदान, और तीसरा कौन सा है, गंगा का मैदान, और चौथा कौन सा है, असम का मैदान। फ्रेंड्स है, दूसरी ओर बात करें, एक बांटा जाता है इसे निर्माण के आधार पर ही। कैसे आखिर इसका निर्माण हुआ है, मैदानों को निर्माण के आधार पर भी बांटा जाता है। और निर्माण के आधार पर पुनः हम चार भागों में से बांट देते हैं। कौन कौन से, पहला है भाबर मैदान, दूसरा है तराई, तीसरा है खादर, चौथा है बांगर। चलिए एक एक को विस्तार से जानते हैं। अगर समझ में ना आए तो फिर बताइएगा। चलिए एक को उठाता हूँ। किसको उठाते हैं हम, पहले ये वाले देख लेते हैं। निर्माण के आधार पर भाबर मैदान देखते हैं कि आखिर भाबर मैदान क्या होता है। चलिए देखिएगा। तो ये है आपके सामने हेडिंग जो है भाबर मैदान। तो दोस्तों आप इस चित्र में देख पा रहे हैं क्या, आप जो है मैंने ये चित्र बनाया हुआ अपने हाथ से, बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है फिर भी समझने के लिए काफी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो त्रिभुज टाइप की संरचना है ये क्या है, हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत से जो नीली कलर की आ रही है तो ये क्या है, एक नदी है। आप देखते हैं कि यहाँ पर कई पत्थर जो है हिमालय के किनारे में, भाई पर्वत है तो पर्वत के किनारे में क्या होंगे, पत्थर ही होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है, चूंकि यहाँ से नदी निकल करके आती है तो उन पत्थरों को नीचे ले आती है। तो पत्थर जो है ढाल में तो भाई नीचे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं झेल पाते, इसलिए यहाँ पर पत्थर पत्थर हो जाते हैं। तो ये जो पत्थर वाली संरचना है इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, भाबर का मैदान कहते हैं, भाबर मैदान कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो नदी है ऊपर नहीं दिख रही है, पत्थरों के नीचे से बह रही है। यही है दोस्तों क्या, भाबर मैदान। क्या समझ में आया, भाषा पढ़ दूं, चलिए पढ़ देता हूँ। शिवालिक, इसके पहले अगर आपने मेरे हिमालय वाले वीडियो देखे हुए तो मैंने बताया था कि सबसे ऊपर क्या है आपका महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे क्या था आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय के नीचे क्या था, शिवालिक हिमालय। यही लिखा हुआ है शिवालिक के गिरि पदों, गिरि मतलब होता है दोस्तों पर्वत, और पदों मतलब होता है पर्वत का निचला हिस्सा। तो शिवालिक के गिरि पदों में 8 से 10 किलोमीटर ये क्षेत्र है आपका, यहाँ से लगा करके यहाँ तक का क्षेत्र है। ये कितना है फ्रेंड्स, 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र है। 8 से लगा करके 10 किलोमीटर तक चौड़ी जो है कंकड़ पत्थर, कैसी, कंकड़ पत्थर की एक पेटी पाई जाती है इस क्षेत्र में। जो है इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, जो ये
8 से 10 किलोमीटर तक की पेटी है और कैसी कंकड़ पत्थर से बनी हुई है और इस कहाँ पर है ये? हिमालय के मतलब शिवालिक के जो है निचले भागों में ये वाला क्षेत्र है। इसी को क्या कहते हैं? भाबर मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र में हिमालय से जो नदियां आती हैं वो नदियां क्या हो जाती हैं? गुम्फित। गुम्फित का मतलब होता है फ्रेंड्स विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो क्या हो जाती है? यहाँ पर गुम्फित हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ गुम्फित हो गई है। इसे ही भाबर का मैदान कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। पेपर में प्रश्न क्या आएगा? तो पेपर में सिंपल सा प्रश्न आएगा कि वह क्षेत्र जहाँ पर नदियां जो है मतलब पर्वतों से निकल करके क्या हो जाती हैं? गुम्फित हो जाती हैं। टेक्निकल शब्द है ये आ सकता है, तो गुम्फित की जगह आप लिख सकते हैं गायब हो जाती हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? भाबर का मैदान कहते हैं। बात करते हैं तराई का मैदान। दोस्तों भाबर मैदान के आगे अब यहाँ पर छोटे बड़े बड़े पत्थर नहीं मिलेंगे, यहाँ छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे। यहाँ से नदियां निकल करके क्या हो जाती है? देख पा रहे हैं कि ये जो हिमालय है ये नदी आई हुई है, ये पत्थरों से बाहर निकली और नदी ने अपन समतल मैदान में गई तो क्या कर लिया? इसने विस्तार कर लिया, चारों ओर फैल गई। अब जब फैल गई, पानी नहीं बह पा रहा है तो वहां पर क्या बन जाएगा? गीला कचड़ा बन जाएगा, दलदली क्षेत्र बन जाएगा। इसी दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तराई का मैदान कहा जाता है। अब बताओ जहां पर गीला होगा, जहां पर कचड़ा होगा, जहां पर दलदली क्षेत्र होगा तो वहां पर छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, मच्छर होंगे इत्यादि होंगे। तो दोस्तों ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। पढ़ देता हूँ एक बार कि यहाँ नदियां क्या होती हैं दोस्तों? पुनः प्रकट होती हैं। आप देख पा रहे हैं नदियां पुनः ऊपर आ चुकी है पत्थरों वाले हिस्से से होकर के चारों ओर फैल जाती है। देखो यहाँ पहले सफरी हुई थी, यहाँ थोड़ा सा फैल गई है, फैल जाती है, जिससे यहाँ की भूमि क्या हो जाती है फ्रेंड्स? दलदली प्रतीत होती है, लेकिन उपजाऊ होती है। भाई सब ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र जो होते हैं उपजाऊ। अब ये क्या उपजाऊ होंगे? जो ऊपर वाले हैं पत्थर वाला एरिया थोड़ी ना उपजाऊ होगा। यहाँ पर जो है गन्ना था चावल की खेती की जाती है तराई के मैदानों में। तो क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आई? भाबर मैदान के नीचे जो क्षेत्र होगा, आगे वाला क्षेत्र होगा, वो क्या होगा? आपका तराई का मैदान होगा। चलिए अगली बात करते हैं और अगला है आपके सामने खादर का मैदान। दोस्तों वो नदी जो है पहाड़ से चली हुई थी तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका ये वाला यहाँ तक का हिस्सा क्या हो गया? ये भाबर का मैदान हो गया। यहाँ पर जो दलदली क्षेत्र है वो क्या हो गया? तराई मैदान हो गया। अब उसके जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हैं, ये जो हरे कलर से हिस्सा देख पा रहे हैं, यहाँ पर नदी क्या करती है दोस्तों? यहाँ से जो मलबा लाई हुई थी, ये मलबा को यहाँ पर जमा देती है। यहाँ पर क्या कर देती है? मलबा को जमा कर देती है। नदियों द्वारा जो भी मलबा लाया जाता है और वो मलबा के जमा होने से जो भी मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जलोढ़ मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जलोढ़ मैदान कह देते हैं। तो जल के द्वारा लाया गया पदार्थ क्या है? जलोढ़ मैदान है। अब ये जलोढ़ मैदान कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है खादर, एक है बांगर। जो जैसे कभी जो है पुराने जमाने में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो बहुत दूर तक क्या हो जाता है? मलबा जम जाता है। लेकिन जो नदी के किनारे वाला क्षेत्र होता है वहां तो हर साल क्या होती है? मिट्टी आती है। तो जहां पर हर साल मिट्टी आती है तो उसी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। चूंकि यह जो है उपजाऊ क्षेत्र होता है इसलिए इसे खादर मैदान कहते हैं। और बांगर जो होता है तो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जो टुकड़ा वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पर जो है क्या बोल देते हैं? डड़ियां बोल देते हैं क्षेत्रों को, जो बहुत ऊंची ऊंची क्षेत्र है तो वो क्या है? बांगर है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। चूंकि यह मृदा जो है एक पुरानी जलोढ़ मृदा होगी, एक नवीन जलोढ़ मृदा होगी। तो जो किनारे वाला हिस्सा है तो वहां पर बार बार नई मिट्टी आएगी तो नवीन जलोढ़ मृदा हो गई अर्थात खादर हो गई। और जो उसके बाद वाला हिस्सा है तो पुरानी जलोढ़ मृदा है, क्योंकि वहां पर बार बार जो है बाढ़ नहीं आती है तो क्या होगी? बांगर होगी। दोस्तों खादर जमीन जो होती है उपजाऊ होती है, इसी इसी को ही खादर या जलोढ़ कह देते हैं। बांगर जो होती है थोड़ा सा कम उपजाऊ होती है, कंकड़ पत्थर ज्यादा होती है, मिट्टी यहाँ की बह जाती है। बांगर की बात करें तो पुरानी जलोढ़ मृदा को, भाई थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, आप इसे ठीक करिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहा जाता है। यहाँ पर खादर की जगह पर क्या है? मिस्टेक लिखा हुआ है। तथा इससे बने मैदान को खादर मैदान कहते हैं। यहाँ भी गलत लिखा हुआ, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट किया हूँ यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बांगर लिखना है। तो आपने क्या देखा? जो हमने भौतिक आधार पर बांटा है यानी कि निर्माण के आधार पर बांटा है, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले जो हिमालय के पास में होगा यानी कि 10 किलोमीटर के एरिया में, वो क्या होगा? भाबर होगा। उसके आगे जो क्या होगा? दलदली क्षेत्र होगा, वो क्या होगा आपका? दलदली क्षेत्र वाला क्या कहलाएगा? आपका तराई कहलाएगा। उसके आगे वाला जो नदी के किनारे वाला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? खादर कहलाएगा, जलोढ़ मैदान कहलाएगा। और जो और बाद वाला हिस्सा होगा उसके ऊपर वाला हिस्सा होगा जलोढ़ मैदान के जो मतलब ऊपर है उसे क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न आता है बांगर और खादर में ज्यादा उपजाऊ कौन होती है? तो आप बताइएगा खादर होती है।
अंतर दोनों में करने के लिए आता है तो आप बता सकते हैं कि ये हर साल नई हो जाती है, ये जो है पुरानी मृदा होती है, ये ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो कम उपजाऊ होती है। यहाँ पर जो है खनिज तत्व वगैरह बता सकते हैं, आप कंकड़ पत्थर को भी तुलना कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसके आधार पर, प्रादेशिक आधार पर बांटने का कार्य करते हैं। प्रादेशिक आधार पर बड़ी ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैंने बताया हुआ था कि राज्यों के आधार पर बांट देना क्या है भाई, प्रादेशिक आधार पर है। तो पंजाब में जो एक मैदान है तो उसे क्या कह देते हैं, पंजाब का मैदान कह देते हैं। पंजाब का मैदान दोस्तों यहाँ से क्या है कि यह मैदान जो है सिंध तथा उसकी सहायक नदियों के अवसादों से बना है। तो पंजाब का मैदान कैसे बन जाता है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों सिंध नदी। और ये जो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, झेलम नदी है ये ऊपर, फिर उसके नीचे क्या है आपकी चिनाब है, फिर ये वाली नदी कौन सी है, रावी है, फिर ये और जो रेड कलर की दिख रही है ये वाली नदी, ये क्या है, ब्यास है, और जो सबसे नीचे वो क्या है, सतलज है। तो इन नदियों के बीच बीच जो है दोस्तों मैदानों का निर्माण हो गया है। इन्हें ही सामूहिक रूप से क्या कह दिया जाता है, सभी को पंजाब का मैदान कह देते हैं। ठीक है, तो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के अवसादों से बना हुआ मैदान कौन सा है, पंजाब का मैदान है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने आते हैं, 5 मैदान आते हैं। इन्हें ही दोआब कह दिया जाता है, जिसे पंच दोआब कहते हैं। चूंकि ये नदियों के बीच में स्थित हैं तो उन्हीं के आधार पर नाम कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है सिंध सागर दोआब। कौन सा दोआब है दोस्तों, सिंध सागर दोआब। तो ये प्रश्न आता है फ्रेंड्स से कि सिंध सागर दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है। तो ऊपर देख रहे हैं आप, ये कौन सी नदी है, सिंध नदी है, उसके नीचे कौन सी नदी है, झेलम नदी है। तो ये जो पीले कलर से आपका भाग लिखा हुआ है, पहला नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है मैंने, पहला नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है और पहला नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये कौन सा दोआब है, जो पीले कलर वाला भाग है, ये सिंध सागर दोआब है। प्रश्न पूछेगा किन नदियों के मध्य में, तो आप क्या बता देंगे, सिंध और झेलम नदी के मध्य में। ठीक, तो है चाज दोआब। दूसरा है दोस्तों चाज दोआब, और चाज दोआब किन नदियों के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ भी दूसरा नंबर देखिएगा, यहाँ भी दूसरा नंबर देखिएगा। ऊपर वाली नदी कौन सी है, ये जो हरे कलर से गई है, ये आपकी झेलम नदी है, और जो नीचे वाली नदी है वो कौन सी है, चिनाब नदी है। तो ये झेलम और चिनाब के मध्य में स्थित है। इसी प्रकार से जो रचना दोआब है किन के मध्य में स्थित है, वो आपका चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में जो स्थित दोआब है 3 नंबर का, वो क्या रचना दोआब है। बारी दोआब की बात करें दोस्तों तो यह है आपका रावी और व्यास नदी के बीच में क्या है, बारी दोआब है। इसी प्रकार से विस्त दोआब जो है व्यास और सतलज नदी के मध्य में स्थित है। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ये वाला बस याद कर लीजिए। क्या करिएगा, ये वाला बस याद कर लीजिए किन के मध्य में है, याद कर लीजिए। अब यहाँ से देखिएगा, चा का जो है चाज दो आपका पहला, ये दोनों अक्षर पकड़िएगा, चा से चिनाब नदी और जा से झेलम नदी। तो झेलम और चिनाब के मध्य में कौन सा दोआब स्थित है, चाज दोआब। रचना में बात करें तो रा से रावी नदी, चा से चिनाब नदी। तो रावी और चिनाब के मध्य में क्या स्थित है आपका, रचना दोआब स्थित है। बा से व्यास नदी और रा से रावी नदी। तो बा व्यास और रावी के मध्य में क्या है, बारी दोआब है। वी से व्यास नदी और सा से सतलज नदी। तो इनके मध्य में किसके मध्य में हो जाएगा, व्यास और सतलज के मध्य में हो जाएगा आपका विस्त दोआब। इसी प्रकार से आपको याद कर लेना। चलिए बात करते हैं अगले मैदान की। और अगला मैदान है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान दोस्तों ये देखिएगा, रेड कलर से जो देख रहे हैं ये कौन सा है, राजस्थान का मैदान है। यहाँ से प्रश्न क्या आता है, सिंपल से दोस्तों प्रश्न आता है, कुछ भी नहीं पूछता। अगर आप राजस्थान के हैं मूल रूप से तब वहां प्रश्न आता है, जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली झीलों को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो झीलें पाई जाती हैं, इन झीलों को क्या कहते हैं, पलाया कहा जाता है। उदाहरण की बात करें सांभर झील और ये आपकी डिडवाना झील जो है, ये पलाया की ही उदाहरण है। तो ये प्रश्न आता है कि राजस्थान के जो मैदान हैं वहां पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर पाई जाने वाली झीलों को क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। उदाहरण बता दिया सांभर, डिडवाना। एक दूसरा फैक्ट पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाए कि जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को पूर्वी राजस्थान मतलब पूर्वी मरुस्थल और पश्चिमी मरुस्थल में बांटती है। तो कौन सी रेखा विभाजित करती है, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा विभाजित करती है। ये बातें ध्यान रखना है आपको राजस्थान के मैदान में। गंगा के मैदान में बात करें दोस्तों, मेंस में प्रश्न बनता है कि गंगा के मैदान तो वहां पर मृदा बतानी होती है और राज्य बताने होते हैं। तो ये गंगा का मैदान है दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये पूरा जो ये वाला देख रहे हैं, यहाँ से लगा करके यहाँ तक का हिस्सा देख रहे हैं, कौन सा है, गंगा का मैदान है। ये जो काले रंग से आपकी ये नदी जा रही है, कौन सी नदी है, गंगा नदी है। तो गंगा नदी के आसपास का जो मैदान है वो क्या है, गंगा का मैदान है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग ये है आपका,
एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो इसे कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, इसे कहते हैं मध्य गंगा का मैदान, इसे कहते हैं निचली गंगा का मैदान। आपसे पूछेगा कौन से राज्य में विस्तृत है, तो मैप आपके सामने दिया हुआ है कि उत्तराखंड से जहां जहां से नदी निकलती है, गंगा नदी, वहां वहां पर क्या गंगा का मैदान है। ये हो जाएगा आपका गंगा का मैदान। और ये जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक झील है दोस्तों, इसका नाम मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से जो है एक नदी निकलती है और मतलब उसी के पास से निकलती है भाई। उस नदी का नाम है चुमांग लुंगडुंग ग्लेशियर जो है यहाँ से निकलती है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। भाई ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और असम में क्या कर देती है, निर्माण कर देती है एक मैदान का, जिसे क्या कह देते हैं, असम का मैदान कह देते हैं। और असम के मैदान में क्या पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा कि माजुली द्वीप का निर्माण जो किस नदी द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। माजुली द्वीप जो है कहाँ स्थित है, असम राज्य में स्थित है। और माजुली द्वीप की बात करें, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या देखा, असम का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान पहले डिस्कस कर लिया है। और हमारा क्या हो गया, टॉपिक समाप्त। उत्तर का जो विशाल मैदान है पूरा खुला से, इसके बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अगर पसंद आया है तो ठोको लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।